नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक में नक्सल समस्या से प्रभावित राज्य शामिल। इस महत्वपूर्ण बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय साल 2015 से एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना पर काम कर रहा है। इस नीति से वामपंथी हिंसा में कमी आई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति लक्ष्मणगढ़ में मोदी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय छात्रों को यहां संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी इस एक दिवसीय यात्रा में त्रिवेणी धाम, सांगलिया धूनी और वीर तेजाजी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा तेलंगाना में पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। आगामी चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के दौरे को काफी खास माना जा रहा है। एनसीपी पर अधिकार को लेकर दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। शरद पवार और उनके बागी हो चुके भतीजे अजित पवार दोनों आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखेंगे। एनसीपी में बीती जुलाई महीने में विभाजन हुआ था। तब अजित पवार और 8 एनसीपी विधायक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शामिल हो गए थे। चुनाव आयोग के पास ऐसे विवादों में निर्णय देने की है शक्ति। आयोग को 1968 के आदेश के तहत राजनीतिक दलों की पहचान देने और चिन्ह आवंटित करने का भी है अधिकार। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह के करीबियों को समन जारी किया। ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को तलब किया है। संजय सिंह इस समय ईडी की 5 दिनों की रिमांड पर हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारी सर्वेश और विवेक को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आपकी सच्चाई जनता के सामने आई। इस पार्टी के नेताओं के चेहरे से हटा मुखौटा। तेलंगाना में हैदराबाद सीमा शुल्क के अधिकारियों ने 2.12 करोड़ रुपए की कीमत का 3.74 किलोग्राम तस्करी का सोना और 16.46 लाख रुपए कीमत की विदेशी मुद्रा जब्त की। न्यूज क्लिक के संस्थापक और संपादक प्रबीर पोरकायस और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस सहित 2 लोगों को गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यूपी और अन्य धाराओं के तहत उनके परिसरों पर छापेमारी कर पूछताछ के बाद किया था गिरफ्तार। सीबीआई ने फिल्म का सर्टिफिकेट देने के बदले घूस लेने के मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के एक अधिकारी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। तमिल अभिनेता विशाल ने सीबीआई को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म के सर्टिफिकेट के बदले बोर्ड को 6.5 लाख रुपए दिए थे। घूस देने के बाद ही उनको फिल्म का सर्टिफिकेट जारी किया गया था। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तिस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के बाद से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग लापता। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा, लाचेन और आचुंग में लगभग 3000 लोग फंसे हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से सभी लोगों को निकाला जाएगा। वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने संगताम में राहत शिविरों का दौरा किया। राज्यपाल ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।
सिक्किम सरकार ने पर्यटकों से राज्य में यात्रा न करने का आग्रह किया। सरकार ने कहा, स्थिति सामान्य होने तक पर्यटक अपने यात्रा कार्यक्रम को स्थगित कर दें। मुंबई के गोरेगांव में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हुई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक करीब 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक आग लगने के कारणों का अब तक नहीं चल पाया है कोई पता। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है आग लगने की वजह। हालांकि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन की जानकारी देंगे। P20 सम्मेलन 12 से 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें G20 देशों की संसद के अध्यक्ष और उनके साथ आए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। तंजानिया के दौरे पर गए भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने तंजानिया के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज दुलुटी का दौरा किया। जनरल मनोज पांडे ने ब्रिगेडियर जनरल कमांडेंट SJ मनकांडे से मुलाकात की। इस दौरान थल सेना प्रमुख तंजानिया में मौजूद भारतीय सेना प्रशिक्षण दल से भी मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। यशोधरा ने कहा कि अब नए लोगों को राह दिखाने का वक्त है। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगी। इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित होने वाले समारोह से पहले आज फुल रिहर्सल किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला 7 से 9 अक्टूबर 2023 तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में सागर परिक्रमा चरण 9 का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मछुआरों से बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तथा मछुआरों और लाभार्थियों के लिए राज्य की योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकृतियां भी वितरित करेंगे। सागर परिक्रमा केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण आउटरीच कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश के संपूर्ण तटीय क्षेत्र में मछुआरा समुदाय तक पहुंचकर सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज नई दिल्ली में है वाइब्रेंट गुजरात 2024 आयोजन के सिलसिले में भूपेंद्र पटेल ने दिल्ली में बिजनेस लीडर्स के साथ 1-to-1 बैठक की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में आधुनिक सुविधाओं और 3000 लोगों की बैठने की क्षमता वाले नए मानस भवन का भूमि पूजन किया। तेलंगाना में आज प्राथमिक से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए नई सीएम ब्रेकफास्ट योजना शुरू की गई। बिहार में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भूमि घोटाले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में रद्द करने पर आज ले सकती है निर्णय। नवाचार की मिसाल पेश करते हुए CSIR CMERI दुर्गापुर ने कृषि क्षेत्र के लिए देश का पहला कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 पेश किया। आज विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस है। दिवस सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इस स्थिति में पीड़ित लोगों का समर्थन करने और अधिकांश समावेश और समझ बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की, जिसमें RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की GDP विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6.6% रह सकता है GDP विकास दर।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल मुद्रास्फीति घटकर 4.6% हो गई है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में यह 7.3% थी। वहीं पिछले साल वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति का आंकड़ा 7.3% दर्ज किया गया था। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? पापा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं ओम बिरला, जो कि संबोधन अपना दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। आईपीयू के अध्यक्ष, जो संसद की इंटरनेशनल बॉडी है, और 50 से ज्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन में अभी तक जितनी P20 सम्मेलन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इस सम्मेलन में हुई है। उसके लिए G20 के सभी देश और आमंत्रित देश के पीठासीन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भारत की संसद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वो आमंत्रित हैं और विशेष रूप से यहां पर कई विषयों पर चर्चा और संवाद करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करे, सार्थक संवाद करे, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं, उन पर
व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहां पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसीज, कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। संसदें यह भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की, समाज की स्थापना हो। इसके लिए भी समय समय पर संसदें अपने देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है। इन 2 दिवसीय सम्मेलन के पूर्व हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की 12 तारीख अक्टूबर को भी इस पर चर्चा होगी। कुछ एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे और जो स्पीकर्स आएंगे, उसके फोरम के अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, स्पीकर आएंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर, जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और ये दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सबने माना है। इसलिए संसद के प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र का विषय हमने लोकतंत्र की शक्ति, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हमारी ताकत है, सामर्थ्य है। दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये लोगों ने माना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है कि हम लोकतंत्र की शक्ति पर उद्घाटन सत्र पर इसकी कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसमें कुल 4 सत्र होंगे। प्रथम सत्र के लिए एसडीजी के लिए एजेंडा 2030, एसडीजी के विषयों पर सभी संसदों पे वहां की भौगोलिक, वहां की आर्थिक, वहां की सोशल स्थितियों के अनुसार समय समय पर व्यापक चर्चा होती थी। भारत की संसद ने भी एसडीजी के विषयों पर कई बार लंबी चर्चा की है और जब एसडीजी के विषयों पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का विषय आता है तो जो अपनी अपनी संसदों में चर्चा संवाद होता है उसका कैसे सामूहिक समाधान निकाल सकते हैं, इस पर भी डिटेल चर्चा होती है। इसलिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर प्रथम सत्र पर चर्चा होगी। द्वितीय सत्र पर एक पृथ्वी सतत ऊर्जा में ट्रांजिशन हरित भविष्य की ओर आज का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत इस पर नेतृत्व कर रहा है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऊर्जा में हरित कैसे ला सकते हैं, क्लीन एनर्जी कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास क्या होने चाहिए, इस पर भी इस विषय पर चर्चा होगी। तृतीय सत्र है एक परिवार लेकिन समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास की ओर। भारत दुनिया का वो देश है जहां पर हमने आजादी के बाद हमारे संविधान में हमेशा लेकिन समानता की बात की है। मतदान का विषय हो, तब भी हमने आजादी के बाद पहले मतदान में ही सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान से दुनिया के कई लोगों ने लिया। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहां वर्षों आजादी के बाद चुनाव में
लोगों ने सबको मताधिकार दिया, लेकिन भारत का संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने इस पर विशेष रूप से लिंग समानता, धर्म की समानता, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया था और इसका ही कारण है कि आज हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 14 अक्टूबर को जो 14 सत्र होगा, चौथे सत्र में एक भविष्य सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन। इन चारों विषयों पर आज भारत की दिशा में एक अच्छा काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया में और देशों ने जहां जहां भी काम किया उनसे, दुनिया में जिन्होंने और अच्छा काम किया है उनसे भी अनुभव लेते हैं। लेकिन भारत आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेज गति से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम और इसकी तेज गति से काम करेंगे। इस पे जो संसदों के विचार होते हैं और जिन जिन संसदों ने इस पर चर्चा की, संवाद किया है, उनके अनुभव विचारों को साझा किया जाता है। इस तरह के 4 सत्रों पर चर्चा होगी, विशेष रूप से क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो वैश्विक विषय है, जिस पर हर बार चर्चा होती आई है। मुझे लगता है इस विषय पर गहन अध्ययन होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और वर्तमान, इन विषयों पर भी अनौपचारिक औपचारिक रूप पर हम विचार रखेंगे। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वैश्विक स्वास्थ्य पर समय समय पर भारत ने नई चुनौतियों का समाधान दुनिया को दिया है। मुझे आशा है कि इस देश में हम और इस दिशा की ओर काम करेंगे। मैं विशेष रूप से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप समय समय पर संसद की कार्रवाई, उनकी गतिविधियां समय समय पर आप देश की जनता को अवगत कराते रहते हैं। इसलिए एक P20 सम्मेलन भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। उसके बाद इंडोनेशिया में भारत को P20 की अध्यक्षता भी मिली है और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि अभी तक जितने सम्मेलन हुए उसमें सबसे ज्यादा उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। ये G20 की सफलता का ही श्रेय है और उसके बाद हम साझा रूप से जो चर्चा संवाद में जो रिजल्ट निकलेगा उसका एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। धन्यवाद। बताइए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि 12 से 14 अक्टूबर तक जो P20 का आयोजन किया जा रहा है, कुल 4 उसमें सत्र रखे जाएंगे और इसके साथ साथ इस 9वें G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में P20 में करीब 50 जो अलग अलग देशों के हैं प्रतिनिधि वो यहाँ पहुँचेंगे और जो सत्र में अलग अलग जो विषय रखे गए हैं, शुरुआती दिन की अगर 12 तारीख की बात की जाए तो उसमें लोकसभा स्पीकर ने बताया कि पर्यावरण को किस तरीके से हम अपने जो दिनचर्या है उसमें देखते हैं, किस तरीके का लाभ उसमें हम ले सकते हैं, इस विषय के साथ शुरुआत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो और भी इतर जो विषय हैं, फिर चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, इन तमाम विषयों पर भी इस दौरान जो चर्चा है वो की जाएगी। तो G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 50 से अधिक जो सांसद हैं वो भी इस सम्मेलन में रहेंगे। साथ ही साथ नीतियाँ और कानून बनाने में किस तरीके से जो चुनौतियाँ आती हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, तो एक मंच जो है वो यहाँ पर मिल सकता है जिस पर इस तरह की जो चर्चा है वो की जाएगी और उसकी जानकारी दी कि उन्हें लगातार देखा जाए जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो उस लिहाज से भी जो P20 है वो काफ़ी अहम है और इस पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय जो सम्मेलन के दौरान जो है वो काफ़ी चर्चा होगी, क्योंकि लगातार पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर हर एक देश जो है, हम सभी जानते हैं एक वैश्विक पटल पर चुनौती है बड़ी जलवायु परिवर्तन की, तो उस लिहाज में भी जो चर्चा है इस दौरान की जाएगी। साथ ही साथ सतत विकास जो है किस तरीके से हर एक देश जो है वो और ज़्यादा
विकास में अपनी गति ला सकता है। इसके लिए ज़रूरी कि सतत विकास यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है उस पर और जोर दिया जाए और उसी के तहत लगातार जो चर्चाएं हैं वो इन 2 दिनों के दौरान की जाएगी। यानी 12 से जो 14 अक्टूबर जो P20 का आयोजन किया जाएगा इसमें उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो अलग अलग विषय रखे गए हैं, जो अलग 4 सत्र रहेंगे उसके भी अलग विषय हैं जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और जैसा उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सफलतापूर्वक G20 का यहाँ आयोजन हुआ, विश्व पटल पर एक अलग ही छवि जो है अब भारत की बन चुकी है। ये नया भारत है जो कि ना सिर्फ अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक तरीके से ग्लोबल लीडर की भूमिका में तो है ही, लेकिन अब आवश्यकता है कि वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियाँ हैं उनका भी समाधान हम कर सकें। तो जाना आपने किस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसमें जानकारी दी। फिलहाल इसमें बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ पर। चाय की प्याली के